Yes, hello everyone. Today we discuss Practice Book by Ranjit Sir, a very prominent writer and assistant professor in English. So I hope आप सबके पास ये बुक होगी एंड नहीं भी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। एंड इसके अलावा मैं एक नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उसको आप लोग नोट कर लो। 7905710050। ठीक है, ये आशीष जायसवाल करके एक पब्लिशर हैं, उनका नंबर है। तो इसको आप ज़रूर से अपने व्हाट्सअप पर सेव कर लो सो दैट आपको कोई भी बुक चाहिए रंजीत सर की रिगार्डिंग एनी एग्ज़ाम, आप लोग यहाँ से इसको ले सकते हैं इजीली। तो मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको बुक मंगाने का तरीका बता रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे रंजीत सर की बुक्स पर वीडियोस बनाए हैं। तो स्टूडेंट्स को उनका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, तो वो लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आपने बुक कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या है। तो इसीलिए मैं ये नंबर आपको दे रही हूँ। तो ये अपने व्हाट्सअप पर सेव करके रखो। ठीक है, फिर आप किसी भी चीज़ की तैयारी करो, उसके लिए आप यहाँ से कभी भी आपका मन करे, कोई भी बुक लेने का मन करे तो आप मंगा लो। ठीक है। और बात करें अगर एल टी ग्रेड की, तो एल टी ग्रेड की ये दो बुक हैं उनकी, जैसे थ्योरी वाली है एक तो, और एक प्रैक्टिस बुक। ठीक है, जिसमें 50 सेट हैं। तो जो थ्योरी वाली बुक है उसको आप ज़रूर से ले लो। मैं मेरा ये एडवाइस है आप लोगों के लिए, क्योंकि उसमें मतलब जो उसकी जो कंप्लीट थ्योरी है, क्योंकि अगर आपने उसको पूरा अच्छे से पढ़ लिया तो उससे बाहर एल टी ग्रेड का पेपर नहीं आता। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर उनको एनालाइज किया है, उसके बाद मैं ये चीज़ आपको बता पा रही हूँ। और नहीं तो आप फिर अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट से मंगाना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और मेरी मानो तो आप बुक मंगा लो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि जब हमारे पास हार्ड कॉपी मतलब होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हम यूट्यूब के सहारे रहेंगे तो उसमें क्या होगा कि इतना टाइम है नहीं, 15 डेज़ हमारे पास है। अगर आप वाकई सीरियस हो, एग्ज़ाम की तैयारी की है, तो आप अपनी स्पीड से चलो। आप ये नहीं किसी दूसरे पर डिपेंड रहो। जैसे यूट्यूब पर आप जाओगे तो प्रैक्टिस तो चाहे मैं कराऊँ चाहे कोई और भी करा देगा, लेकिन वो अपने हिसाब से कराएगा ना। जैसे एक दिन में एक कराएगा या दो कराएगा, लेकिन अगर आपके पास जैसे बुक है तो पहली बात तो आपकी जितनी मर्जी आप टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, 3 2 4 जितना भी। और अगर आपके पास थ्योरी वाली बुक है तो आप उसमें मतलब अपनी स्पीड से जितनी मर्जी आप पेजेस ख़त्म कर सकते हो, है ना। एक एक बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं एक एक रात में ना 4 4 5 5 राइटर एक साथ निपटा देते हैं। तो ये बुक हाथ में होती है तब। अगर हम किसी दूसरी सोर्स पर डिपेंड रहेंगे तो ये थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो जाता है, आप समझते हैं ना। बाकी तो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने आपको बस बताया है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पर आप लोगों के लिए, टी एस इलियट वॉज बॉर्न ऑन 26 सितंबर 1888 इन विच सिटी। ठीक है, टी एस इलियट का जन्म 26 सितंबर 1888 1888 में किस सिटी में हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन हैं आपके बॉस्टन, सेंट लुइस, शिकागो, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। ठीक है, सो ये जो टी एस इलियट हैं ये अमेरिकन इंग्लिश पोइट हैं, मतलब अमेरिका बॉर्न है। इनका जन्म अमेरिका के सेंट लुइस में हुआ था। ठीक है, एंड बाद में ही मूव्ड टू इंग्लैंड इन 1914। ठीक है, 1914 में ये इंग्लैंड मूव कर गए एंड सेटल देयर एंड बिकेम ब्रिटिश सिटीजन इन 1927। ओके, ठीक है। 1914 में मतलब जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था, 1914 में हुआ था ना हमारा वर्ल्ड वार फर्स्ट। तो 1914 में ये इंग्लैंड मूव कर गए एंड वहाँ पर ही जाकर फिर उन्होंने शादी कर ली, सेटल हो गए। एंड 1927 में इन्होंने ब्रिटिश की नागरिकता ले ली, यानी कि ब्रिटिश सिटीज़न बन गए। और ठीक है, तो सेंट लुइस में अमेरिका में इनका जन्म है और बाद में ये ब्रिटिश सिटीज़न बन जाते हैं। और काफ़ी फेमस वर्क इनके हैं, जैसे लव सॉन्ग ऑफ जे एल फ्रेड प्रूफॉक एंड द वेस्टलैंड, जो आपके सिलेबस में है, जिसके 5 सेक्शन हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, विलियम बटलर ईट्स वॉज बॉर्न इन विच ईयर। ठीक है, विलियम बटलर ईट्स का जन्म किस ईयर में हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस हैं 1862, 1865, 1869, 1871। सो विलियम बटलर ईट्स वॉज बॉर्न इन 1865। ठीक है, 1865 में इनका जन्म हुआ। सो बी इज़ द राइट आंसर।
और ये क्वेश्चन आता है कभी कभी ना, शॉर्ट फॉर्म इनकी दे देते हैं WB ईट्स ऐसे करके, और फिर पूछते हैं कि इनका पूरा नाम क्या था। तो विलियम बटलर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड वॉज बोर्न इन विच प्लेस। ठीक है, मैथ्यू आर्नोल्ड का जन्म किस प्लेस पर हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, सो रग्बी, वॉर्विकशायर, लेलेहम, मिडलसेक्स, लिवरपूल, ऑक्सफोर्ड। ठीक है, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था ये आपको बताना है। सो आपको पता है मैथ्यू आर्नोल्ड वॉज ए विक्टोरियन पोइट। ठीक है, विक्टोरियन एज से इनका संबंध है, और इनका बहुत ही फेमस पोइम है आपके सिलेबस में, डॉवर बीच, जिसकी फर्स्ट लाइन है द सी इज़ काम टू नाइट। ठीक है, सो इनका जो जन्म है वो लेले मिडल सेक्स में हुआ था। सो बी इज़ द राइट आंसर। एंड इनकी डेथ यहाँ लिवरपूल में हुई थी। ठीक है, दौड़ते हुए ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पे हार्ट अटैक की वजह से इनकी यहाँ पर डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज बोर्न इन विच ईयर। रॉबर्ट ब्राउनिंग का जन्म कब हुआ था। सो इन 1812। ठीक है, 1812 में इनका जन्म हुआ था। एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग भी आपके विक्टोरियन एज से संबंधित हैं। ठीक है, एंड स्पेशली इनको ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाना जाता है। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर हैं ये। इनका माय लास्ट डचेस आपके सिलेबस में है। ठीक है, जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल है। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन एंड वेयर वॉज अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन बॉर्न। ठीक है, सो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन ऑल्सो विक्टोरियन राइटर। ठीक है, ये सब क्या है, कंटेम्प्रेरी हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग और ये टेनिसन एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी हैं। ये भी बहुत अच्छी ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखते थे। और ये जो टेनिसन है, ये तो विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोइट हैं, है ना, पोइट लॉरियट भी हैं, आपको पता है। इनका जन्म हुआ था 6 अगस्त 1809 सोमर्स बाय लिंकनशायर, इंग्लैंड। ठीक है, सो ए इज़ द राइट आंसर। एंड साथ में आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर ये डेट है 1809, फिर कॉमा, एंड सोमर्स बाय, फिर कॉमा, फिर लिंकन शायर के बाद फिर कॉमा। तो कॉमा एंड जो मतलब पंचुएशन है वो कैसे यूज़ होता है, इस चीज़ को भी आप पढ़ते समय जब आप रीडिंग करते हो तो ध्यान रखा करो, क्योंकि क्वेश्चन जब आते हैं ना तो फिर वो हमारी माइंड में रहती हैं चीज़ें कि कहाँ पर कॉमा आना है, कहाँ पर नहीं आना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वाज जॉन कीट्स बॉर्न। ठीक है, जॉन कीट्स का जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है। स्टेटफोर्ड अपॉन अवॉन, मूरगेट लंदन, हैम्स्टीड लंदन, कैम्ब्रिज। ठीक है, सो स्टेटफोर्ड अपॉन अवॉन तो बहुत ही सुना हुआ, बहुत ही फेमस है, शेक्सपियर का प्लेस है। ठीक है, यहाँ पर विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। एंड कीट्स का जन्म हुआ था मूरगेट लंदन। ठीक है, इन 1795, 1795। ठीक है, एंड ट्यूबर क्लोसिस से इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने बहुत ही फेमस ऑड लिखे थे, 6 ऑड इनके बहुत फेमस माने जाते हैं, जिनमें सबसे जो पहला वाला था ऑड टू ग्रेशियन अर्न। ठीक है, वो आपके सिलेबस में है, जिसे आपको पढ़ना है। ठीक है, सो मूरगेट लंदन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पर्सी वेसी सैली वॉज बोर्न ऑन। ठीक है, पर्सी वेसी सैली का जन्म कब हुआ था। सो 4 अगस्त 1792। ठीक है, सो सी इज़ द राइट आंसर। इनकी 2 पोइम है आपके सिलेबस में, जैसे वेस्ट और टू द वेस्ट विंड, एंड एंड टू ए स्काईलार्क। ठीक है, सो ये दोनों पोइम बहुत ही फेमस हैं पीबी शैली की, और ये जॉन कीट्स एंड पीबी शैली दोनों कंटेम्प्रेरी हैं। ठीक है, दोनों ही बहुत ही यंग एज में इन दोनों की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, वर्ड्सवर्थ वॉज पॉपुलरली नोन एज द पोइट ऑफ। ठीक है, वर्ड्सवर्थ को जाना जाता है एज ए लैंग शायर रेन, इसेक्स रेन, लेग डिस्ट्रिक्ट, या फिर विसेक्स रेन। ठीक है, तो आपको पता है वर्ड्सवर्थ वाज पॉपुलरली नोन एज द पोइट ऑफ लेग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सो सी इज़ द राइट आंसर। इसमें और भी पोइट हैं जैसे एस टी कॉलोरिज, है ना, रॉबर्ट साउदी एंड वर्ड्सवर्थ, इनकी ग्रुप को, है ना, लेग डिस्ट्रिक्ट पोइट के रूप में जाना जाता है। सो सी इज़ द राइट आंसर। वर्ड्सवर्थ का आपको पता है टिंटन एबी पढ़ना है आपको, एंड द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ठीक है, ये दोनों वर्क हैं और बहुत ही फेमस हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे वॉज बोर्न इन विच ईयर। थॉमस ग्रे किस ईयर में जन्म, मतलब इनका जन्म हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, सो 1716, 26 दिसंबर 1716 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, थॉमस ग्रे वॉज बोर्न इन 1760
16, ठीक है। और इनको एक ट्रांजिशनल पोइट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ट्रांजिशनल मतलब ऐसा ट्रांजिशनल मतलब जिसके बाद कुछ बदलाव आना है, ठीक है। ट्रांजिशनल पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिसके बाद एक बदलाव निश्चित है, कुछ ना कुछ बदलने वाला होता है, उसको हम ट्रांजिशनल काल बोलते हैं, ठीक है। इनको ट्रांजिशनल क्यों माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपना जो कैरियर है वो स्टार्ट किया था एज ए क्लासिसिस्ट एंड एंड किया था एज ए रोमांटिसिस्ट, ठीक है। क्लासिसिज्म के तौर तरीके अपनाए इन्होंने स्टार्टिंग में जब इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया, एंड बाद में इन्होंने जो रोमांटिक एज है उसके ये प्रिकर्सर के रूप में इनको मतलब देखा जाता है, क्योंकि इनकी पोइट्री में आपको रोमांटिक जो एज के राइटर मतलब जो रोमांटिक एज की जो पोइट्री है उसकी क्वालिटी देखने को मिलती है, क्योंकि वो लोग भी जो रोमांटिक एज के लोग थे वो कॉमन पीपल है ना, कॉमन लोगों की बात करते थे और नेचर की बात करते थे। सिमिलरली थॉमस ग्रे की जो पोएम है आपके सिलेबस में एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, उसमें भी कॉमन लोगों के बारे में बात की गई है, ठीक है। तभी तो वो यूनिवर्सल लिरिक वो एलेजी बन गई है, क्योंकि वहाँ पर वो मतलब कोई किंग क्वीन की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे वो उन कॉमन लोगों की बात कर रहे हैं उस एलेजी के अंदर जिनकी डेथ हो गई है, ठीक है। और उनकी कोई मतलब वहाँ पे फेमस स्मारक नहीं है, उनको कोई याद नहीं करता है। बेचारे गांव के अनपढ़ लोग, ठीक है, जो कभी एक लाइफ अच्छी लाइफ जिया करते थे, कभी खेतों पर आया करते थे, कभी मतलब खेत जोता करते थे, इस तरीके से वो उन गांव वालों को वो जो एलर्जी है इनकी समर्पित है। तो इस तरीके से इनकी जो एंड वाली इनकी जो लास्ट की जो पोइट्री है उसमें रोमांटिक पोइट्री के गुण पाए जाते हैं। एंड जो स्टार्टिंग में जब इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था तो उसमें इनके जो क्लासिसिज्म है ना, ये जो क्लासिकल जो एज था इसकी पोइट्री के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए थॉमस ग्रे को ट्रांजिशनल पोइट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। याद रखना इनको, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनमें से इनकी जो ये जो पोएम है आपकी एलेजी रिटन कंट्री चर्च है, ये बहुत ही फेमस पोएम है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, अलेक्जेंडर पोप वॉज बॉर्न इन द ईयर, ठीक है। ये किस ईयर में इनका जन्म हुआ था, इन 1688। बी इज़ द राइट आंसर। 1688 में इनका जन्म हुआ था और इनकी बहुत फेमस पोइम आपको पढ़नी है, रेप ऑफ द लॉग, जो कि मोक हीरोइक पोइम का बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। वो आपके सिलेबस में है। यहाँ पर स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन है, क्योंकि एक होता है ना, जैसे जो आपके फिलोसोफर लोग अपनाते थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया है कि सरल से कठिन की ओर, जो बच्चों को पढ़ाने का तरीका होता है ना वो सरल से कठिन की ओर होता है ना, बेस्ट जो तरीका है। तो वही है, इसमें पहले स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन है, फिर थोड़ा और एक लेवल बढ़ जाएंगे, फिर और एक लेवल ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, और बढ़ते बढ़ते जब आप 50 सेट करोगे, 50 सेट बहुत होते हैं, अगर 50 सेट आदमी अच्छे से पढ़ लेता है कर लेता है तो काफ़ी नॉलेज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर 11, जॉन डन। जॉन डन इज रिगार्डेड एज द लीडिंग पोइट ऑफ विच लिटरेरी मूवमेंट, ठीक है। ये जॉन डन एक प्रोमिनेंट फिगर हैं एक लिटरेरी मूवमेंट के, वो कौन सा मूवमेंट है जिसके इनको जिसका इनको लिटरेरी फिगर माना जाता है, मतलब लीडिंग फिगर माना जाता है, ठीक है। रोमांटिसिज्म, मेटाफिजिकल पोइट्री, मॉडर्निज्म, सिम्बॉलिज्म, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है आपके सिलेबस में भी है मेटाफिजिकल पोइट्री, है ना, इसका लीडर इनको माना जाता है जॉन डन को। एंड इनकी जो फेमस पोएम है जो कि मेटाफिजिकल पोइट्री का बेस्ट एग्जाम्पल मानी जाती है, द कैनोनाइजेशन, वो आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है, ठीक है। अगर आप उसको पढ़ेंगे समझ लेंगे, मैंने उसका पूरा टेक्स्ट लाइन बाय लाइन कराया है बहुत अच्छे से, है ना, अपने चैनल पर। बहुत अच्छी पोएम है उनकी और मेटाफिजिकल पोइट्री का परफेक्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है यहाँ पर 12, इन जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट द पोएम इज प्राइमरली रिटन इन विच वर्स फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि ये जो पैराडाइज लॉस्ट है, ठीक है, ये मिल्टन का फेमस वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, ये किस वर्स में लिखा गया है ये आपको बताना है सिंपली। ये हीरोइक कपलेट में है, ब्लैंक वर्स में है, एंड फ्री वर्स में है, राइम रॉयल में है, ठीक है। गाइज ये आपका ये जो पैराडाइज लॉस्ट है मिल्टन का, ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ब्लैंक वर्स मतलब। नेक्स्ट है यहाँ पर 13, मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ, ठीक है। मिल्टन जो है किस एज में अंधे हो गए थे ये आपको बताना है। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44, ठीक है। आपको 44 की एज याद रखनी है, 44 में अंधे हो गए थे। और अगर ईयर आ जाए कि जब ये 44 ईयर के थे तो उस समय ईयर क्या थी, तो वो थी 1652, ठीक है। तो आप लोग इसमें अच्छे से आप हिसाब लगा लो, 1608 में मिल्टन का जन्म हुआ था, है ना। एंड ये जो 1652 है, यानी 52 में से आप 8 माइनस कर दो, ठीक है।
8 माइनस अगर आप कर दोगे 52 से, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका जो आंसर है वो 44 आ जाएगा। ठीक है, 52 से 8 माइनस कर दो, 44 एज हो गई। 44 में ये ब्लाइंड हो गए थे, बहुत ज़्यादा ये अपना पढ़ाई वढ़ाई करते थे, उसकी वजह से ये अंधे हो गए थे। एंड ठीक है, इन्होंने कहा भी है कि मैं कभी मतलब जब से बेचारे ने होश संभाला अपना, जब से ये 10-12 साल की उम्र से जब जैसे समझ आती है बच्चे के अंदर, तभी से इन्होंने इतनी पढ़ाई शुरू कर दी कि कभी आधी रात से पहले सोए ही नहीं। ठीक है, इन्होंने खुद कहा है। नेक्स्ट है 14, द ओपनिंग लाइन ऑफ सोनेट 29 बाई विलियम शेक्सपियर, वैन इन डिसग्रेस विथ फॉर्चून एंड मैंस आइज एक्सप्रेस द स्पीकर सेंस ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विलियम शेक्सपियर की सोनेट है, फेमस सोनेट 29। ठीक है, आपको पता है इनकी दो सोनेट आपके सिलेबस में 138, सोनेट नंबर 138 एंड सोनेट नंबर 29। ठीक है, ये दोनों सोनेट हैं जिनसे क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो ओपनिंग लाइन, ये ओपनिंग लाइन है बेसिकली इनकी सोनेट की। ठीक है, सोनेट नंबर 29 की ये ओपनिंग लाइन है, व्हेन इन डिसग्रेस विथ फॉर्चून एंड मैंस आइज एक्सप्रेस द स्पीकर सेंस ऑफ। तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो क्या सेंस यहाँ पर मतलब दिखा रहे हैं, प्राइड का, डिसग्रेस एंड आइसोलेशन एंड कॉन्फिडेंस या फिर ग्रेटिट्यूड। ठीक है, सो यहाँ पर वो डिसग्रेस एंड आइसोलेशन का सेंस या यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर। सो बी इज द राइट आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, विच नोवेल बाई खुशवंत सिंह रिफ्लेक्ट दी हॉरर ऑफ पार्टीशन। तो खुशवंत सिंह तो आई थिंक आपके सिलेबस में नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है क्वेश्चन, लेकिन इनका जो नोवेल है ये है ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ। 16 है यहाँ पर, व्हाट इज़ डायलॉग इन क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है, डायलॉग क्या है आपको बताना है। सो अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, इवेंट का डिस्क्रिप्शन होता है नहीं। व्हाट करेक्टर्स से आउट लाउड, नैरेटर्स कमेंटेटरी एंड ऑथर्स ओपिनियन। ठीक है, सो ये जो डायलॉग होते हैं ये मतलब जब दो लोगों के बीच में जो बात होती है ना, उसको हम डायलॉग बोलते हैं, है ना। जब पिक्चर आती है हम देखते हैं ना, बोलते यार क्या डायलॉग मारा है हीरो ने, हाँ वाह क्या डायलॉग है, डायलॉग बहुत अच्छे हैं। तो वो डायलॉग होते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर लिखे जाते हैं स्क्रिप्ट में कि तुमको ये बोलना है, तुमको ये बोलना है। तो वॉट करेक्टर से लाउड, मतलब जो करेक्टर बोलते हैं एक दूसरे से आपस में, वो बेसिकली डायलॉग होते हैं। ठीक है, जो डायरेक्टर के द्वारा लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 17, वॉट रिमेन्स बिटवीन द एड्रेस एंड डेट इन अ लेटर। ठीक है, जब आप लेटर लिखते हो तो आप उसमें एड्रेस लिखते हो। ठीक है, जब आप किसी को लेटर भेजते हो तो उस इंसान का आप एड्रेस उसमें डालोगे, एंड डेट भी आप वहाँ पे मेंशन करते हो कि ये फला फला डेट को ये लेटर जो है लिखा गया है। तो उसके बीच में रिमेन्स क्या रहता है, मतलब बचता क्या है, कॉमा, एक्शन, स्पेस, डैश। तो बीच में बचता है वहाँ पर स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, आपको ये यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है, इस सेंटेंस के अंदर उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सो सी स्पोक इन अ फास्ट मैनर, कैसे बोली वो, इन अ फास्ट मैनर। ठीक है, तो ये स्पोक क्या है यहाँ पर आपका, ये वर्ब है ना, वर्ब है ये। तो वर्ब को जो वर्ड मॉडिफाई करे या क्वालिफाई करे उसको हम कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, हमें पता है ना, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। सो ये जो अंडरलाइन वर्ड है यहाँ पर फास्ट, ये आपका हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इंग्लिश, वह बाल बाल बच गया। ठीक है, ये आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं, ही वॉज नैरोली एस्केप्ड, ही एस्केप्ड बाई हेयर्स ब्रीड, ही हैड ए नैरो एस्केप, एंड ही एस्केप्ड लिटिल बाई लिटिल। ठीक है, सो वो बाल बाल बच गया। तो बाल बाल मतलब आपके यहाँ पे बाल से मतलब नहीं है, यहाँ पे हेयर दे रखा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। कोई बिल्कुल एकदम मंदबुद्धि कुछ लोग होते हैं, तो उनके लिए ऐसे ऑप्शन बनाए जाते हैं कि वो सोचेगा कि बाल बाल बच गया है ना, तो हेयर वाला ऑप्शन चूज़ कर ले। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन आपका होगा ही हैड अ नैरो एस्केप। ठीक है, तो ये है, मतलब एग्जामिनर को देखो कैसे कैसे ऑप्शंस बनाते हैं, हेयर्स बीट मतलब बाल बाल बच गया।
नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 20, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इंग्लिश। इसको भी आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है कि वो उतनी तेज है जितनी की बिजली, ठीक है, यानी बिजली के बराबर तेज है। सो सी इज़ एज स्विफ्ट एज लाइटनिंग, शी इज़ एज फास्ट एज लाइटनिंग, शी इज़ वेरी फास्ट लाइक। तो आपका जो फर्स्ट है ना, यही वाला करेक्ट है कि सी इज़ एज स्विफ्ट। स्विफ्ट का मतलब होता है तेज, है ना। सो वो उतनी तेज है जितनी की बिजली। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 21, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इंग्लिश। ठीक ना, लड़का हंसाया गया। यहाँ पर लड़के को हंसाया गया है, मतलब लड़का खुद नहीं हंसाया, खुद से नहीं हंसाया, वो हंसाया गया है, यानी कि उसको हंसने के लिए इंस्पायर किया जा रहा है। तो इस तरीके की जो वर्ब होती है ना, ये प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं, ठीक है। इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताना, ठीक है। अ बॉय वॉज मेड टू लाफ, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट वाला ही करेक्ट है। अ बॉय वॉज मेड टू लाफ, लड़के को हंसाया गया। अ बॉय गॉट टू लाफ नहीं होगा। अ बॉय वेंट टू लाफिंग, नन ऑफ द, ये सभी गलत हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला आपका सही है, ठीक है। जो प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं उसमें क्या होता है, इसकी इंग्लिश आप बताना मुझे। उसमें क्या होता है कि जो कर्ता, मतलब जो कर्ता खुद ना काम करके दूसरे से काम करवाता है, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंस ये होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 22, द एडजेक्टिव फॉर्म फ्रॉम द वर्ब बोस्ट, ठीक है। तो ये जो बोस्ट है, बोस्ट क्या है, ये एक वर्ब है ना, BOAST, बोस्ट। बोस्ट का मतलब क्या होता है, सेखी मारना, है ना, सेखी मारना, अपनी डींगे मारना। तो इसका आपको एडजेक्टिव बताना है कि एडजेक्टिव कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके, बोस्टेड है, बोस्टफुल है, बोस्टिंग है, बोस्टी है। सो व्हाट इज़ द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब बोस्ट। सो इट इज़ बोस्टफुल, ठीक है। बोस्टफुल इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 23, द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ अबंडेंस इज, ठीक है। यहाँ पर आपको अबंडेंस, अबंडेंस एक नाउन है, है ना। और अबंडेंस का मतलब आपको पता ही है कि मतलब किसी चीज़ की अधिकता होना, प्रचुरता में होना कोई चीज़, ठीक है। सो इसका एडजेक्टिव फॉर्म आपको बताना है। सो व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ अबंडेंस। abundant, abundful, abundance, abundancy। तो इसका जो एडजेक्टिव है ना, वो हो जाएगा abundant, ठीक है। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 24, फाइंड द इनकरेक्ट मैच इन द फॉलोइंग सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ फॉरेन लैंग्वेज वर्ड। सो विच इज़ द इनकरेक्ट मैच, ठीक है। सो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको कुछ जोड़े दिए हुए हैं, जैसे फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड हैं ये, है ना। तो आपको एक, मतलब बाकी सारे सही हैं, एक गलत है, गलत वाला फाइंड आउट करना है। जैसे एडेंडम, तो ये सिंगुलर नाउन है एडेंडम, ठीक है। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, एडेंडा, ओके। और जैसे एजेंडम, तो एजेंडम सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल हो जाता है एजेंडा। एल्बम और एल्ब्यूमेन और एल्गा और एल्गी, तो एल्गा का एल्गी हो जाता है, ये भी करेक्ट है। आपका जो इनकरेक्ट है ना, ये वाला है, वो सी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 25, इफ़ यू डैश हार्ड वर्क, सॉरी हार्ड यू विल सक्सीड, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आएगा, वर्क, वर्कड, वर्किंग, वर्क, ठीक है। सो आपका ये कंडीशन सेंटेंस है। तो आपको पता है ना आपकी कंडीशन कितने प्रकार की होती हैं, फोर प्रकार की कंडीशन आपकी होती हैं। फर्स्ट तो आपका जीरो कंडीशन होता है, है ना। फर्स्ट आपका होता है, आपका ये फर्स्ट कंडीशन होती है आपकी, जिसमें कि किसी भी एक्शन का पूरा होने की मतलब प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब जो संभावना है वो 100% होती है। सेकंड आपका होता है जो है जो सेकंड कंडीशन होती है ना, वो आपकी होती है जो पूरी नहीं होती है ना। और जो थर्ड वाली होती है वो आपकी बीती शर्त उसको बोलते हैं, मतलब पास्ट की कोई ऐसी कंडीशन जो पूरी नहीं हुई और बस आपको अब अफसोस है ना। और ये वाली कभी पूरी नहीं होती। और ये फर्स्ट कंडीशन है, ये पूरी हो सकती है क्योंकि इसके लिए आपके पास भरपूर समय है आपके हाथ में, और आप इसको अपने अंडर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूँ मैं इसका सबसे बढ़िया, तो ये है कि जैसे अगर आपका LT ग्रेड का एग्ज़ाम है और वो आपके पास, मतलब ये आपका अपकमिंग 18 जनवरी को होने वाला है, तो आपसे ये बोला जाएगा कि इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल सक्सीड, ठीक है, इन योर एग्ज़ाम। तो अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे यानी मेहनत करोगे, तुम अपने LT के एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, यही तो होगा। तो यानी कि अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके हाथ में है सिचुएशन, आप उसको कर सकते हो,
लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन उसकी जो आपको फिलअप करनी है उसके लिए क्या है कि आपको वर्क करना पड़ेगा, यानी कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थ्योरी भी याद करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन में क्या होता है, वो ऐसी कंडीशन होती है जो काल्पनिक होती है। ठीक है, वो पूरी नहीं होती, फुलफिल नहीं होती। ठीक है, और थर्ड कंडीशन में तो पता है ये अफसोस होती है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट है यहाँ पर 26। ओके, ही इज़ ब्लाइंड डैश एन आई। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका प्रीपोजिशन से लिया गया है, मतलब आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन बतानी है, कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज़ होगा। सो विद है, एट है, ऑफ है, इन है। तो ही इज़ ब्लाइंड इन एन आई। ओके, सो डी इज़ द राइट आंसर, है ना, मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप देख लेना आपके अकॉर्डिंग क्या है, कि बुक में ऑफ दे रखा है, हो सकता है ऑफ ठीक हो, मुझे लगता है इन ठीक है, तो मैं इन के साथ जाऊंगी। ठीक है, तो इन आई। एक और आता है इसमें, क्वेश्चन आता है कि ही इज़ ब्लाइंड टू, मतलब जब कोई इंसान अपने बच्चों के या किसी की जो दोस्त होते हैं उनके लिए अंधा होता है ना, तो वहाँ पर टू प्रीपोजिशन का हम यूज़ करते हैं। तो वो भी याद रखना, ही इज़ ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ हिज चिल्ड्रन, इस तरीके से। नेक्स्ट है यहाँ पर 27, कॉम्पिटिटर्स मस्ट अवॉइड डैश द जज डिसीजन। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्ड आया है आपका अबाइड। सो अबाइड इज़ अ वर्ड विच फॉलोड बाय। ठीक है, ये हमेशा ये वाला जो वर्ड है ये बाय प्रीपोजिशन लेता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका बाय आ जाएगा, ये भी प्रीपोजिशन से है क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रिवेंशन इज डैश देन क्योर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गुड का यहाँ पे कौन सा फॉर्म आएगा सो बताना है। ठीक है, सो यहाँ पे देन लगा हुआ है, तो यहाँ पे कॉम्पेरेटिव डिग्री आएगी। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से क्या बेहतर है, परहेज बेहतर है। ठीक है, आप वो कंडीशन लाओ ही नहीं ना कि इलाज कराना पड़े, पहले ही परहेज से रह लो। ठीक है, पहले ही कपड़े पहन के रहो तो काय कुछ सर्दी लगेगी, सो फिर दवा लेने जाओ डॉक्टर के यहाँ। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नेक्स्ट है यहाँ पे 29, आई वॉन्ट टू बाय डैश लैपटॉप नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो मैं एक लैपटॉप खरीदूंगा नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल कौन सा आएगा, यहाँ पर लगाना है ए एन दी, नो आर्टिकल। तो यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज़ होगा। ठीक है, सो ए इज़ राइट आंसर। एंड नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30, ट्रांसफॉर्म टू कॉम्पेरिटिव माउंट एवरेस्ट इज़ द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। जो माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है आपकी, ये हिमालय में है। ये संसार की सबसे उच्चतम चोटी है, सबसे मतलब ऊंची चोटी है। अब इसका कॉम्परेटिव बनाना है आपको, कॉम्परेटिव में इसको चेंज करना है ना। ट्रांसफॉर्मेशन से आया है क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो बिना उसका मीनिंग चेंज किए। ठीक है, सो माउंट एवरेस्ट इज़ हाइयर देन एनी पीक इन दी वर्ल्ड, ये गलत हो गया। माउंट एवरेस्ट इज़ हाइयर देन ऑल अदर पीक्स इन दी वर्ल्ड। ओके, सो आपका जो बी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी इन दोनों को पढ़ लो। माउंट एवरेस्ट इज ए हाई पीक, तो सिंपल हो गया। नो अदर, ये आपका पॉजिटिव डिग्री वाला हो गया। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 31, राइस एंड करी डैश माई फेवरेट डिश। ठीक है, तो राइस एंड करी क्या है, मेरा फेवरेट डिश है। तो राइस एंड करी, इसके साथ कौन सा वर्ब यहाँ पे आएगा, आर इज वर्ब हैव बीन। ठीक है, आपको वर्ब लगाना है। तो यहाँ पर जो 31 है, राइस एंड करी, यहाँ पे एक सिंगल एंटिटी की तरह इसको यूज़ किया गया है। जब इसे सिंगल एंटिटी माना जाता है तो हम वहाँ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 32, फॉर्म कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म टू सिंपल सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर टू सिंपल सेंटेंस दिए हुए हैं, जैसे शी वॉज टायर्ड। ठीक है, एक तो ये आपका सिंपल हो गया, एक सी कंप्लीटेड हर होमवर्क। तो वो थकी हुई थी और उसने अपना काम पूरा कर लिया। अब आपको इसको फॉर्म करना है कंपाउंड में। अब देख लो यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है, सी वॉज टायर्ड एंड शी कंप्लीटेड हर होमवर्क। ठीक है, तो यही वाला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उसमें आप एंड से जोड़ देते हो सेंटेंस को। बाकी भी देख लो। ठीक है, शी वॉज टायर्ड बिकॉज, यहाँ बिकॉज आया है तो ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया। शी वॉज टायर्ड ऑल दो, ये भी कॉम्प्लेक्स हो गया। शी वॉज टायर्ड देयर फोर शी कम्प्लीटेड हर होमवर्क। ठीक है, सो आपका जो फर्स्ट वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 33, कंबाइन इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग ए नाउन क्लॉज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंबाइन करके एक नाउन क्लॉज बनाना है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज आपको नाउन क्लॉज बनानी है। ठीक है, तो इट विल रेन, बारिश होगी। इट सीम सर्टेन, ये निश्चित है। तो दैट इट विल रेन सीम सर्टेन,
दैट इट विल रेन सीम सर्टेन, तो ये वाला जो है यहाँ से यहाँ आपका नाउन क्लॉज हो गया, सॉरी यहाँ तक दैट इट विल रेन ये आपका नाउन क्लॉज हो गया एंड सीम सर्टेन, ठीक है। सो सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब आपको ऐसे बनाना था, तो ये जो आपका नाउन क्लॉज है ये सीम जो वर्ब है यहाँ पे इसका सब्जेक्ट बन गया। नेक्स्ट है 34, रजत वॉज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है, ही वॉज द मॉनिटर। तो रजत क्या है, क्लास का बेस्ट स्टूडेंट है, पहली बात। दूसरी बात वो मॉनिटर है क्लास का, ठीक है। क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। रजत द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास वॉज द मॉनिटर, ठीक है, गलत है यहाँ पे। सेकंड वाला देखो, रजत द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास वाज द मॉनिटर, ये वाला करेक्ट है आपका। अब ये करेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका सिंपल सेंटेंस है ना, केसन पोजीशन का यूज़ करके ये सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। उसमें क्या होता है कि आप दो अलग अलग टाइप की नाउन्स को आप पास में रखते हो एंड कॉमा से उनको सेपरेट आप कर देते हो, तो ये आपका हो गया, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर। कंबाइन इनटू वन सिंपल सेंटेंस यूजिंग अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके, तो ठीक है। आई सॉ अ लॉयन, मैंने एक शेर देखा, आई रैन अवे और मैं भाग गया। तो आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। सो सिंपल इसका कैसे बनेगा, सीइंग अ लॉयन आई रैन अवे, ठीक है। तो पहला वाला ये आपका करेक्ट है, सीइंग अ लॉयन आई रैन अवे, बाकी तो गलत है। सिंपल हमें बनाना है। नेक्स्ट है यहाँ पे 36, कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सैड, उसने कहा, आई एम वेटिंग फॉर राधिका, तो मैं राधिका का वेट कर रहा हूँ, उसने ऐसा कहा। अब आपको जब इनडायरेक्ट इसका बनाना है तो क्या हो जाएगा, एम का वॉज हो जाएगा, ठीक है। जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो आपकी ये रिपोर्टेड स्पीच भी तो पास्ट में जाती है, तो एम का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। आई चेंज हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब आप ऑप्शन में जाओ, वहाँ पे देखो कौन सा क्या सही है। ही सैड ही इज़ वेटिंग फॉर राधिका, बिल्कुल गलत है ये, है ना। ही सैड दैट ही वॉज वेटिंग, ही वाला सही हो जाएगा, ही सैड दैट ही वॉज, ठीक है। क्योंकि जो आई था, आई जो था यहाँ पर हमारा, ये रहा आई, कहाँ गया, हाँ ये, हाँ आई था ना, तो ये आई जो है इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा ना। मैंने बताया था ना आपको फॉर्मूला सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। तो ये आई जो है आपका ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बी वाला जो करेक्ट हो जाएगा, बाकी तो बिल्कुल गलत है ना। ही वेट्स है, वेट्स और विल का मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे 37, पैसिव बनाना है यहाँ पे। व्हाट इज द पैसिव ऑफ द रोमन्स एक्सपेक्टेड टू कनकर कैरेज, ठीक है। सो व्हाट इज द पैसिव ऑफ द रोमन्स एक्सपेक्टेड टू कॉन्कर कैरेज, तो इसका पैसिव बनाना है। अब पढ़ लो, यहाँ पर ऑप्शन हैं आपके। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई द रोमन्स दैट दे वुड कॉन्क्योर कैरिज, एंड कैरिज वॉज एक्सपेक्टेड टू बी कॉन्क्योर्ड बाई द रोमन्स। इट इज़ एक्सपेक्टेड बाई द रोमन्स दैट दे वुड कॉन्क्योर कैरिज, द रोमन्स वर एक्सपेक्टेड टू कॉन्क्योर कैरिज, ठीक है। तो ये है आपका पैसिव। तो यहाँ पर जो है आपका इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव बनता है, इस तरीके से बनाया जाता है। इट वॉज एक्सपेक्टेड, ठीक है, ये बन गया पैसिव बाय दी रोमन्स। एक्सपेक्टेशन किसके द्वारा की गई थी, रोमन्स के द्वारा, कि वो कॉन्कर मतलब इसको जीत लेंगे कैरिस को, ठीक है। तो ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 38, व्हाट इज़ द पैसिव ऑफ द सेंटेंस आई राइट ए लेटर, ठीक है। सो आपको पैसिव वॉइस बनाना है यहाँ पे, आई राइट अ लेटर। सो पैसिव में क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है लेटर, तो उसको हम यहाँ पे लाते हैं, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसको हम यहाँ ले जाते हैं, तो ऐसे क्रॉस कर देते हैं ना, ऑब्जेक्ट आगे सब्जेक्ट पीछे। तो बनेगा क्या इसका, आई राइट ए लेटर में एक लेटर लिखता हूँ, पैसिव क्या बनेगा, अ लेटर इज़ रिटन बाई मी, सो अ लेटर इज़ रिटन बाई मी, ये करेक्ट हो गया, ठीक है। 39 है, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पर करेक्ट स्पेल्डली वर्ड आपको चुनना है, ठीक है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चुन लो यहाँ पर कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 40, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे भी आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड मतलब चुनना है, कौन सा करेक्ट है। सेम ही दे रखे हैं, एब्रीविएट है मतलब चारों में, ठीक है। तो एब्रीविएट ये गलत हो गया, क्योंकि एक बी है यहाँ पे भी, ये भी गलत है, ये भी गलत है ना। जिसका बी वाला वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ARRE। नेक्स्ट है 41, हु एमंग द फॉलोइंग
हु एमंग दी फॉलोइंग इज़ अ नोटेबल इंडियन डायस्पोरिक राइटर। ठीक है, इनमें से कौन से नोटेबल डायस्पोरिक राइटर हैं इंडिया के। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके राजा राव, अरुंधति रॉय, सलमान रश्दी, मुल्कराज आनंद। सो सलमान रश्दी इज़ अ नोटेबल इंडियन डायस्पोरिक राइटर, सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 42, व्हाट इज़ द करेक्ट पंचुएशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे आपको पंचुएशन बतानी है। ठीक है, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। ब्रिंग मी माई बुक पेन एंड नोटबुक। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपके, ब्रिंग मी माई बुक कॉमा पेन एंड नोटबुक। ब्रिंग मी माई बुक पेन एंड नोटबुक। ठीक है, तो यहाँ पर बुक के बाद भी कॉमा होना चाहिए था, है नहीं। मतलब जब सीरीज़ में होते हैं ना कई सारे नाउन प्रोनाउन, तो कॉमा लगा के उनको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर ये भी गलत है, ये भी गलत है। ब्रिंग मी माई बुक पेन एंड नोटबुक, ब्रिंग मी माई बुक पेन एंड नोटबुक। ठीक है, सो मेरे अकॉर्डिंग डी वाला करेक्ट है। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है 43, विच सुफिक्स शुड बी एडेड टू फॉर्म अ वर्ड मीनिंग कंडीशन ऑफ लीकिंग। ठीक है, लीकिंग कंडीशन को मतलब हम नाउन बनाने के लिए उसमें कौन सा यहाँ सुफिक्स ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लीक वर्ड दे रखा है। लीक मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जैसे पानी वगैरह का टपकना चुचाना जो होता है, लीकेज जो हो रही होती है, उसको कहते हैं। ठीक है, तो लीक को अगर हमें नाउन बनाना है तो उसमें कौन सा प्रीफि मतलब सुफिक्स ऐड करेंगे कि वो वर्ड नाउन बन जाए। तो हुड, लीक हुड, लीक, तो यहाँ पे एज लगेगा। ठीक है, लीकेज सुना होगा आपने। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 44, which prefix should be added to form a word meaning deputy counsel from council। ठीक है, सो यहाँ पर आपको कौन सा प्रीफिक्स ऐड होगा इसमें, प्रोस, प्रो, वॉइस, प्रोटो। सो प्रो इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रो प्रीफिक्स ऐड होगा। नेक्स्ट है 45, विच प्रीफिक्स शुड बी एडेड टू फॉर्म अ वर्ड मीनिंग अ रिजल्ट फॉलोइंग अ डिजास्टर फ्रॉम मैथ। ठीक है, सो जैसे कोई डिजास्टर है, यानी कि कोई जो संकट आता है आपके ऊपर, कोई मतलब आपदा आती है, तो उसका रिजल्ट क्या होते हैं, है ना। तो उस चीज़ को बोलना है यहाँ पर, तो उसके लिए एंटी, पोस्ट, आफ्टर, फोर क्या लगेगा। तो यहाँ पे आफ्टर होगा, है ना। आफ्टर मैथ का मतलब ही क्या होता है, रिजल्ट। यानी कि कोई डिजास्टर आया, उसका रिजल्ट क्या हुआ, है ना। नेक्स्ट है 46, टू ऐड फ्यूल टू फायर। है ना, फायर में ऐड फ्यूल करना एक तरह से, है ना। तो जैसे अगर फायर बन बढ़ने वाली है, ख़त्म होने वाली है, और इसमें आपने और ईंधन डाल दिया, यानी और फ्यूल मिला दिया, तो क्या होगा, वो आग और ज़्यादा भड़क जाएगी ना। तो इसका मतलब भी सिंपल निकल के आएगा कि कोई भी जो सिचुएशन है उसको और एग्जैजरेट कर देना, यानी उसको और बढ़ा देना। सो टू मेक द मैटर रॉज, उसको और गलत हमने कर दिया मैटर को। ठीक है, बढ़ा दिया मतलब आग लगा देना और ज़्यादा। सो ईडियम फ्रेजेज है ये। ठीक है आपका। नेक्स्ट है यहाँ पर 47, अ मैन इन द स्ट्रीट। ठीक है, मैन इन द स्ट्रीट का मतलब ये है कि फेमस पर्सन होता है, या ऑर्डिनरी, या पुलिस मैन, या स्ट्रीट वेंडर। ठीक है, सो अ मैन इन स्ट्रीट मतलब एक ऐसा आदमी जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, यानी कि सिंपल मैन एंड ऑर्डिनरी मैन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 48, विच नोबल बाई राजा राव यूजेज इंडियन मिथ एंड स्टोरी टेलिंग टू प्रमोट गांधीयन आइडियल्स। ठीक है, कौन सा नोवेल है वो राजा राव का जिसमें इंडियन मिथ्स, स्टोरी टेलिंग का यूज़ किया गया है गांधीयन आइडियल्स को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, कंठापुरा, अनटचेबल, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, मिड नाइट चिल्ड्रन। सो ये कंठापुरा है। ठीक है, कंठापुरा क्या है, राजा राव का बहुत ही फेमस नोवेल है विच केम इन 1938। ठीक है, राजा राव आपको पता है इंडियन नोवेलिस्ट हैं, और इन्होंने अपने कंठापुरा में ये जो है गांधी जी हैं आपके, इनकी फ़िलासफ़ी को प्रमोट किया है। ठीक है, बाय स्टोरी टेलिंग एंड मिथ। सो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और कंठापुरा में आपको पता ही है, मूर्ति इज़ द मेन प्रोटागोनिस्ट है इसके अंदर। मैंने आपको जो प्रैक्टिस जो यूथ वाला कराया है उसमें ये सारे क्वेश्चंस कराए हैं सॉल्व, कि मेन हीरो उसमें मूर्ति है, उसकी माँ नरसम्मा है, इसमें एक अचक्का वूमेन आती है, ब्राह्मण है जो नरेटर है। ठीक है, कहानी को नरेट करती है। एंड कंजम्मा है, एक रंगमा है,
इस तरीके के बहुत सारे इसमें करेक्टर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है 49, अ वुमेन हु लूर मैन टू डिस्ट्रॉय देम इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसी औरत को हम क्या कहेंगे? सायरन, सिर्स, वैम्प, सेडेक्ट्रेस। इसको सिर्स बोलते हैं। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 50, अ बैटल और मैच इन विच नाइदर पार्टी विंस इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसा मैच या बैटल जिसमें कोई पार्टी नहीं जीतती है, यानी कि वो बोलते हैं ना कि मैच ड्रॉ हो गया, कोई पार्टी नहीं जीतती तो हम बोलते हैं मतलब कोई भी गेम है या मैच है वो ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, यानी कोई निर्णायक स्थिति पर ना पहुंचना उसको बोलते हैं ड्रॉ। सो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 51, कैजुअल। कैजुअल मतलब अनौपचारिक। चूज द एंटोनियम, इसका एंटोनियम बताना है आपको, अपोजिट वर्ब। तो अनौपचारिक का एंटोनियम क्या होगा? औपचारिक। ठीक है, सो फॉर्मल। इनफॉर्मल आपका अनौपचारिक होता है और फॉर्मल होता है आपका औपचारिक, जैसे फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। ओके, नेक्स्ट है 52, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़ पेपर्स वॉज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़ पेपर इन इंडिया। सो इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा था आपको बताना है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, बंगाल। ये जो बंगाल गैजेट है ना, ये आपका फर्स्ट न्यूज़पेपर था। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 53, सिनोनिम ऑफ द बिजार। तो बिज़ार आपको पता है मतलब कोई चीज़ अजीब है और विचित्र है उसको बोलते हैं हम बिज़ार। सो इसका आपको सिनोनिम बताना है, वेरी स्ट्रेंज, यूजुअल, नॉर्मल, रीजनेबल। तो अजीब का जो सिनोनिम होगा वो वेरी स्ट्रेंज हो जाएगा, है ना, विचित्र का विचित्र ही हो जाएगा। नेक्स्ट है 54, सिनोनियम ऑफ अबैक। अबैक का मतलब होता है पीछे, है ना, या पछाड़ में। तो फॉरवर्ड मतलब होता है आगे करना कोई चीज़, है ना। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड लिखा था ना आपके व्हाट्सअप पर, लिखा था फॉरवर्ड अ मैसेज। अहेड मतलब भी आगे जाना होता है ना। ऑनवर्ड मतलब भी आगे, है ना। एंड बैक का मतलब होता है आपका पीछे। तो अब बैक का सिनोनिम में बैक हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 55, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन ट्रेवल लिटरेचर। ट्रेवल लिटरेचर को इसमें से कौन सा एग्जाम्पल बेस्ट डिफाइन करता है? सो फिक्शनल वर्क्स अबाउट मिथिकल लैंड्स, नॉन फिक्शन और फिक्शन वर्क्स रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेवल एस्पायरिंग टू लिटरेरी वैल्यू, ओनली फैक्चुअल गाइड टू साइट एंड कंट्रीज, एडवेंचर नोवेल विदाउट रियल वर्ल्ड बेसिस। ठीक है, सो आपका जो बी है, ठीक है, नॉन फिक्शन और फिक्शन, नॉन फिक्शन और फिक्शन वर्क रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ ट्रेवल एस्पायरिंग टू लिटरेरी वैल्यू। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 56, हु रोट लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन की लाइफ किसने लिखी थी ये आपको बताना है। डेविड मैशन, जेम्स बॉसवेल, थॉमस कार्लाइल और यहाँ पे जॉन गिब्सन लॉकहार्ट। सो ये जेम्स बॉसवेल हैं जिन्होंने बहुत ही फेमस बायोग्राफी लिखी थी सैमुअल जॉनसन की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बहुत फेमस है। नेक्स्ट है 57, हु कॉइन द टर्म ट्रेजी कॉमेडी। ट्रेजी कॉमेडी टर्म है। ठीक है, ट्रेजी कॉमेडी मतलब जो ट्रेजिडी एंड कॉमेडी दोनों का मिक्सचर होता है, ऐसी कॉमेडी मतलब ऐसा प्ले जिसमें ट्रेजिडी भी है कॉमेडी भी है, उसको हम ट्रेजी कॉमेडी बोलते हैं ना। तो इसको कॉइन किसने किया था? तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर है, जॉन फ्लेचर है, प्लेटस हैं, बैटिस्टा, है ना, गॉर्नी। सो ये यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग विलियम शेक्सपियर हैं जिन्होंने इसको टर्म को कॉइन किया था। एंड बाकी आप लोग इसको चेक कर लेना, बुक में शायद प्लेटस दे रखा है। एंड नेक्स्ट है 58, हु रोड द कॉमेडी द क्लाउड्स। द क्लाउड्स एक कॉमेडी है जिसको लिखा था, किसने लिखा था ये बताना। एरिस्टोफेंस थे, मिनेंजर एंड प्लेटस या फिर टेरेंस। सो ये हैं आपके एरिस्टोफेंस। ठीक है, क्लासिकल राइटर है ये, है ना, प्राचीन ग्रीक राइटर, है ना, जहाँ पर शुरुआत हुई थी इन प्लेस की। तो उन्होंने इस कॉमेडी को लिखा था द क्लाउड। नेक्स्ट है यहाँ पे 59, मिस्ट्री प्लेज इन मिडिएवल इंग्लैंड वर प्राइमरली बेस्ड ऑन। तो मिस्ट्री प्लेज ये आपका जो मिडिएवल इंग्लैंड था, है ना, इंग्लैंड की जैसे पीरियड है, जैसे हमें अपना इंडियन कॉन्टेस्ट में पढ़ते हैं ना कि जैसे प्राचीन हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, फिर मिडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इस तरीके से यहाँ पर भी है मिडिएवल इंग्लिश, फिर मॉडर्न इंग्लिश कौन सी है, फिर आपकी जो है ओल्ड इंग्लिश कौन सी है। तो इस तरह से हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ये जो एरा है इसके इंग्लिश के। तो मिस्ट्री प्लेस जो है आपके मिडिएवल मतलब मिडिएवल जो पीरियड है उससे रिलेटेड है। तो किस पर प्राइमरी ये बेस्ड थे? ठीक है, तो ये आपके जो बिब्लिकल स्टोरीज होती हैं, ठीक है, जो बाइबल से स्टोरीज ली जाती हैं ना, बाइबल की स्टोरीज को एज इट इज़ दिखा दिया जाता है, उनको हम बोलते हैं। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 60, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन अ बायोग्राफी। ठीक है, यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल
आपका जो बायोग्राफी के बारे में सही है, मतलब बेस्ट इसको डिफाइन कर रहा है। अ शॉर्ट समरी ऑफ ए पर्सन अचीवमेंट, देखो किसी व्यक्ति के अचीवमेंट की शॉर्ट समरी बायोग्राफी नहीं होती। क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ पर्सनल डाटा, तो क्रोनोलॉजिकल लिस्ट तो वो होती है जिसमें आप अपना टाइम मेंशन करके लिखते हैं कि ये चीज़ मैंने ये मैं इतने बजे उठा, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, फिर ये इस तरीके से। डिटेल लाइफ स्टोरी कैप्चरिंग एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी, ठीक है। तो आपका सी वाला करेक्ट है, ठीक है। बायोग्राफी में क्या होता है कि पूरी आपकी लाइफ स्टोरी के बारे में होता है और उसके उसमें क्या एक्सपीरियंस रहे, क्या आपकी पर्सनैलिटी है, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 61, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन एन एलर्जी, ठीक है। तो एलर्जी को कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट डिफाइन कर रहा है? रोमांटिक बैलेड, बैलेड तो अलग होती है ना, बैलेड बैलेड होती है। कॉमिक सैटायर, ये अलग अलग जानर है। अ पोइम ऑफ लेमेंटेशन है ना, एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो आपका जो एलेजी है ना, वो एक पोइम होती है जिसमें लेमेंट किया जाता है, ठीक है, लेमेंटेशन होता है ना। सो अ पोइम ऑफ लेमेंटेशन, लेमेंट का मतलब होता है विलाप करना, ठीक है, एक शोक व्यक्त करना किसी की डेथ पर, ठीक है। आपका कोई नियर और डियरर जब मर जाता है तब आप व्यक्त करते हैं, दैट इज। 62 है, व्हाट इज द प्राइमरी करेक्टरिस्टिक ऑफ एन एपिक पोइम, एपिक पोइम की मुख्य विशेषता क्या है, ये आपको बताना है। तो शॉर्ट रोमांटिक टेल होती है ये, लॉन्ग नैरेटिव अबाउट अ हीरो, ह्यूमरस वर्स और फिलोसॉफिकल डायलॉग। सो एक लॉन्ग नैरेटिव होती है ये अबाउट हीरो। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 63, वॉट डज अ राइम स्कीम रेफर टू इन पोइट्री। राइम स्कीम क्या होती है पोइट्री में, उससे आप क्या समझते हैं? द नंबर ऑफ लाइन इन अ पोइम, पोइम में मतलब कितनी लाइंस हैं उनके नंबर को हम राइम कहते हैं। द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस लेबल को हम राइम कहते हैं। द पैटर्न ऑफ रिदम और एट द एंड ऑफ द लाइन्स, ठीक है। तो जो पैटर्न होता है रिदम का एंड ऑफ द लाइन है ना, एंड ऑफ द लाइन, लाइन के एंड में जो रिदम बनता है उसको हम बोलते हैं राइम, मतलब जो धुन बनती है। जैसे जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा, तो पापा पापा जो आ रहा है लास्ट एंड की लाइन में, इससे क्या बन रहा है? एक रिदम बन रहा है ना, एक साउंड क्रिएट हो रही है, दैट इज राइम, है ना। तो ये हो गया। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 64, हु इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्स इनटू इंग्लिश लिटरेचर। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ब्लैंक वर्स को, ठीक है, जिसमें मोस्ट ऑफ दी पोइट्री लिखी जाती है लिटरेचर में, उसको इंट्रोड्यूस किसने कराया था, आपको ये बताना है। सो विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे, जॉन मिल्टन। सो ये आपके हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे, ठीक है, अर्ल ऑफ सरे ये इनकी पदवी है और ये व्यक्ति हैं, इनका नाम है हेनरी हॉवर्ड। तो ये एक व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लैंड में इस वर्स को इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है, ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट है 65, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन एंड ऑड। अब यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल ऑड को बेस्ट डिफाइन कर रहा है, ये आपको बताना है। ड्रामेटिक मोनोलॉग ये अलग चीज़ हो गई, ठीक है। लिरिकल पोइम ऑफ एक्सल्टेड इमोशन, ठीक है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक ऑड क्या है? एक लिरिकल पोइम होती है जिसमें एक्सल्टेड इमोशन, इमोशंस को बढ़ा दिया जाता है। सो आपका ठीक है, सी ये बी सही हो जाएगा। अ शॉर्ट नैरेटिव पोइम आपकी ये नैरेटिव पोइम बेलाड हो गई, ये सटारिकल पोइम ये अलग चीज़ हो गई। नेक्स्ट है 66, हु इज़ कंसिडर द फाउंडर ऑफ द इमेजिस्ट मूवमेंट, ठीक है। इमेजिस्ट मूवमेंट के फाउंडर किसको माना जाता है? एमी लोवेल, टी ह्यूम, विलियम कैरोल्स, विलियम डब्ल्यू बी ईट्स, ठीक है। सो ये टी ह्यूम है। सो वी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बाद में फिर इसको पॉपुलराइज किया था यही आपके टी एस इलियट, इजरा पॉन्ड, ये सब लोग भी इसी से जुड़े थे। 67 है, हु कॉइन द टर्म थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ये जो टर्म है थिएटर ऑफ एब्सर्ड, ये किसने कॉइन किया था इन इंग्लिश लिटरेचर, आपको बताना है। यूजीन इनॉस्को और जीन पॉल साचर, मार्टिन एसलिन, हैरोल्ड पिंटर, ठीक है। सो हैरोल्ड पिंटर आपके मतलब आपके सिलेबस में इनका प्ले है बर्थडे पार्टी, वो एब्सर्ड लिटरेचर का ही पार्ट है, ठीक है। लेकिन ये टर्म जो कौन करने वाले थे? मार्टिन एस्लिन, ठीक है। इनकी जो वर्क है मिथ ऑफ सिसिफस 1942 उनमें एक वर्क आया, उसमें इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है 68, डिस्कोर्स ऑन colonialism 1950, अ की एंटी कॉलोनियल टेक्स्ट वाज ऑथर्ड बाय। तो
ठीक है, ये आपका किसके द्वारा लिखा गया है? डिस्कोर्स ऑन कॉलोनियलिज्म 1950, एडवर्ड सैड, एमी से जायर, अल्बर्ट मेमी, है ना, कैम निक्रूम, कैम निक्रूम, कैम निक्रूम। ठीक है, तो ये आपका एमी सेजर सीजर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 69, व्हेन डिड द डिकाडेंट मूवमेंट बिगिन टू फ्लोरिश? ठीक है, ये जो मूवमेंट है डिकाडेंट, ये कब फ्लोरिश हुआ? सो अर्ली 18th, अर्ली लेट 19th, मिड 17th, अर्ली 20th। तो ये लेट 19th सेंचुरी में जो है फ्लोरिश हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है 70, व्हाट इज द प्राइमरी करेक्टरिस्टिक ऑफ द रेनेसा पीरियड? रेनेसा पीरियड की मुख्य विशेषता क्या है, ये आपको बतानी है। ठीक है, सो यहाँ पर है आपका ऑप्शन, डिक्लाइन ऑफ क्लासिकल नॉलेज, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल नॉलेज एंड कल्चर। ठीक है, सो जो आपका रेनेसा है, रेनेसा एक बहुत बड़ा मूवमेंट था इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें क्या हुआ था कि रिवाइवल मतलब पुनर्जागरण हुआ था क्लासिकल नॉलेज का और कल्चर का। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 71, हु वॉज रेस्टोर्ड टू द थ्रोन इन इंग्लैंड इन 1660? ठीक है, एंड मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड। ठीक है, तो आपको पता है 1660 में इंग्लैंड का थ्रोन मतलब किसने रिस्टोर कर लिया था, राजा कौन बना था? एक तो इंग्लैंड का, पहली बात ये बतानी है। दूसरी बात आपको बतानी है कि इस पीरियड को, है ना, इस पीरियड की किस पीरियड की शुरुआत हुई है? 1660 से। तो रेस्टोरेशन पीरियड आपका स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी जो मोनार्की है वो स्टोर हो जाती है और यहाँ पर राजा बनते हैं आपके चार्ल्स सेकंड। ठीक है, चार्ल्स फर्स्ट आपके इनके फादर थे, इनको कर दिया गया था इन 1642, है ना, 1642 में इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर कोई राजा नहीं था इंग्लैंड में। तो 1660 में यहाँ पर राजा बनते हैं कौन? चार्ल्स सेकंड। तो यहाँ पर मोनार्की रिस्टोर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 72, हु इज़ कंसीडर्ड द ऑथर ऑफ द फर्स्ट इंडियन बुक इन इंग्लिश, द ट्रेवल ऑफ जीन मैमोथ, 1794। ठीक है, तो ट्रेवल ऑफ डी मैमोथ 1794, सॉरी 1794। इसके ऑथर कौन है? सो राजा राव, जीन मैथ एंड मुल्क राज आनंद, सलमान रश्दी। सो यहाँ पर आपको लिखा ही हुआ है ये। ठीक है, तो ये भी ही इनके राइटर हैं। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 73, वॉट वॉज वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म इन लिटरेचर? लिटरेचर में आपको बताना है कि रोमांटिसिज्म का फीचर क्या है। एम्फेसाइज ऑन रीज़न एंड लॉजिक, ये गलत है बिल्कुल, है ना। ये रीज़न और लॉजिक पर एम्फेसाइज दिया जाता था आपका क्लासिकल एज में। फोकस ऑन इमोशन एंड इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, तो ये वाला जो फीचर्स है ये आपकी मुख्य विशेषता है रोमांटिसिज्म की, कि यहाँ पर इमोशन, है ना, और इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा था। एडहेरेंस टू क्लासिकल रूल्स एंड फॉर्म्स, नहीं, ये क्लासिकल रूल्स ये क्लासिकल एज में चलते थे, है ना। रिजेक्शन ऑफ नेचर, ये भी गलत है। तो आपका जो करेक्ट है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 74। ठीक है, 74 है, व्हाट इज़ द की करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर? तो यहाँ पे मॉडर्निस्ट लिटरेचर का मेन जो फीचर्स है, मतलब मुख्य विशेषता आपको बतानी है क्या है। रिजेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सपेरिमेंटेशन विद लिटरेरी फॉर्म, फोकस ऑन नेचर एज द प्राइमरी थीम, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू ट्रेडिशनल राइटिंग कन्वेंशन। सो व्हाट विल बी द आंसर? ठीक है, सो 74 का है बी, एक्सपेरिमेंटेशन विद लिटरेरी फॉर्म। ठीक है, लिटरेरी जो फॉर्म्स थी उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। ठीक है, 75 का है द फीमेल यूनक्स 1970, अ रेडिकल फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ वुमेन्स रोल वॉज रिटन बाय? किसके द्वारा लिखा गया ये फीमेल यूनक्स 1970? नॉमी वुल्फ, जर्मन ग्रियर, सिमोन दे बीवोर और बेटी फ्रेडन। ठीक है, सो ये जर्मन ग्रियर हैं। ठीक है, इनके द्वारा ये लिखा गया है फीमेल यूनिक्स 1970। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द मॉडर्निस्ट मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर ट्रांजिशन इनटू पोस्ट मॉडर्निज्म? ठीक है, ये जो मॉडर्निस्ट मूवमेंट है इंग्लिश लिटरेचर का, ये ट्रांजिशन कर जाता है मोस्ट पोस्ट मॉडर्निज्म में। ठीक है, तो क्या होगा आपका आंसर? 1939, 1950s, 1960। द ट्रांजिशन इज कॉन्टेस्टेड एंड अनक्लियर। सो ये अनक्लियर है, इट वॉज अनक्लियर। सो डी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट है 77, हु कॉइन द टर्म मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल एक टर्म है, ठीक है, किसने कॉइन किया था बताना है आपको। सैमुअल जॉनसन, मार्लो, फ्रांसिस बेकन, अलेक्जेंडर पोप। ठीक है, सो मेटाफिजिकल पोइट, ये मेटाफिजिकल पोइट थे 17वीं सेंचुरी में, ठीक है, एक ग्रुप था पोइट्स का जो मेटाफिजिकल पोइट्री लिखते थे। उन पोइट्स को मेटाफिजिकल पोइट की कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया था। तो ये जो टर्म है कॉइन करने वाले थे सैमुअल जॉनसन। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 78, व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगिन। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन कब शुरू हुई थी, ठीक है, जुलाई 1789, है ना, 21 जनवरी 1793, और ये 18 ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये कब शुरू हुई थी, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन आपकी शुरू हुई थी 1789, ठीक है। तो मुझे ऐसा ध्यान है 7 जुलाई में शुरू हुई थी, ठीक है। इसको आप एक बार रीचेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि बुक में है आपका जो आंसर दे रखा है ये 5 मई 1789, ठीक है। 17, तो ईयर तो ठीक है, लेकिन मुझे डेट में कन्फ्यूज लग रहा है, मुझे लग रहा है जुलाई में स्टार्ट हुई थी, आई थिंक। 79 है, इन विच एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर डिड द प्री रेफेलाइट मूवमेंट, द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट एंड द एस्थेटिक मूवमेंट स्टार्ट। ठीक है, तो इंग्लिश लिटरेचर में किस एज में ये सभी के सभी मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, कौन कौन से, ऑक्सफोर्ड, रेफेलाइट और एस्थेटिक मूवमेंट। प्री रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज। तो ये सभी मूवमेंट जो हैं आपके विक्टोरियन एरा में स्टार्ट होते हैं। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 80, वॉट वॉज द प्राइमरी एम ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, है ना। ये जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट था इसका प्राइमरी एम यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या था, टू प्रमोट सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म को बढ़ाना, प्रमोट करना। टू रिटर्न टू द कैथोलिक रूट्स ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, जो इंग्लैंड की चर्च है उसमें कैथोलिक रूट्स को वापस लेके आना। ये तो इनका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये लोग कैथोलिक रूट्स वापस लाना चाहते थे इंग्लैंड की चर्च में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर 81, हु इज़ कंसीडर द फाउंडर ऑफ गॉथिक फिक्शन। गॉथिक फिक्शन आपका जो होता है उसके फाउंडर किसको माना जाता है, ठीक है। सो एन रैडक्लिफ, मैरी शैली, ओके, हॉरेस वॉलपॉल, ब्रेम स्टॉकर। सो हॉरेस वॉलपॉल इज कंसीडर द फाउंडर ऑफ गॉथिक फिक्शन, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 82, हु फर्स्ट यूज द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस इन अ लिटरेरी कॉन्टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये जो स्ट्रीम कॉन्सियसनेस है ये आपका किसने यूज़ किया था, वर्जीनिया वुल्फ, विलियम जेम्स, मेसन क्लेयर, जेम्स जॉयसी। ठीक है, तो ये विलियम जेम्स हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी, है ना, और इसको आप चेक कर लेना। विलियम जेम्स ने अपनी एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, उसमें इस टर्म को इन्होंने सबसे पहले यूज़ किया था, ठीक है। ठीक है, बुक में अगर अगर मैं बुक की बात करूँ ना तो बुक का जो आंसर होगा वो सी है, मे सिंक्लेयर, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। लेकिन मुझे ऐसा ध्यान है कि विलियम जेम्स ने बुक लिखी थी साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, उसमें इन्होंने फर्स्ट टाइम इस वर्ड को यूज़ किया था। इनके बारे में मुझे जानकारी है नहीं, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। 83 का है, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट। ठीक है, ये जो इम्प्रेशनिस्ट आपने आपने सुना होगा, एक मूवमेंट था इम्प्रेशनिज्म, ओके, ये मूवमेंट थी। तो इसके जो आर्टिस्ट थे इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट, इनका मेन फोकस किस चीज़ पर था ये आपको बताना बेसिकली। हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस थीम, पॉलिटिकल प्रोपागेंडा, एक्यूरेट डिपिक्शन ऑफ लाइट एंड मूवमेंट, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म एंड सिम्बोलिज्म। ठीक है, सो इनका जो फोकस था ना वो एक्यूरेट डिपिक्शन ऑफ लाइट एंड मूवमेंट पर था। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 84, डब्ल्यू एच ऑर्डन बॉर्न। डब्ल्यू एच ऑर्डन कब बॉर्न हुए थे, सो इन 21 फरवरी 1907, ठीक है, 1907 में 21 फरवरी को डब्ल्यू एच ऑर्डन जो हैं बॉर्न हुए हैं, ठीक है, मॉडर्न पोइट हैं। नेक्स्ट है 85, टेड ह्यूज वॉज बॉर्न इन विच ईयर। ठीक है, ये कब हुए हैं बॉर्न, सो इन 1930, ओके, 1930 में ये बॉर्न हुए हैं टेड ह्यूज। इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था, और इनकी जो पोइम है आपके सिलेबस में क्रो एलाइट है ना। नेक्स्ट है फिलिप लार्किन, वॉज बॉर्न इन विच इंग्लिश सिटी। किस सिटी में ये बॉर्न हुए थे आपको बताना है, ऑक्सफोर्ड, कोवेंट्री, लंदन, हल। तो ये कोवेंट्री है ना, फिलिप लार्किन वाज बॉर्न इन कोवेंट्री, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे 87, वॉल्ट विटमैन इज ऑफन रिगार्डेड एज ए नेशनल पोइट। ठीक है, जो वॉल्ट विटमैन है उनको नेशनल पोइट माना जाता है ऑफ अमेरिका, अमेरिका का, बिकॉज, क्योंकि, क्यों माना जाता है, क्योंकि
ही रोट अबाउट अमेरिकन डेमोक्रेसी, ठीक है, फर्स्ट उन्होंने अमेरिकन डेमोक्रेसी के बारे में लिखा है, एंड सेकंड वो कॉमन पीपल के बारे में लिखते हैं। सो ये रीज़न है दोनों कि उनको नेशनल पोइट का दर्जा दिया गया है, वॉल्ट विटमैन, ठीक है। आपको पता है इनकी पोएम है आपके सिलेबस में, ओ कैप्टन माई कैप्टन, ठीक है, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्राहम लिंकन, उनके ऊपर इन्होंने लिखी है, ठीक है। तो बाकी ऑप्शंस तो आपके गलत हो गए, फर्स्ट सही है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे 88, व्हेन वॉज एमिली डिकिंसन बॉर्न। अब ये जो एमिली डिकिंसन है इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है, आपको ये बताना है। 88, ठीक है। सो दिसंबर 10, और फिर आप ये ध्यान रखा करो कि डेट के बाद कॉमा आता है, फिर ईयर आएगी। 1830 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, क्योंकि पंचुएशन में ये आपको बड़ा काम आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज बोर्न इन विच सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो ये अमेरिकन राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपका इसमें सिलेबस में भी इनकी कुछ पोइम्स हैं, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम है आपके सिलेबस में, बर्चेज है, और एक और है, तो बॉस्टन है ना, मासा के और लॉरेंस और सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, तो यहाँ पर हुआ था इनका जन्म, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। नेक्स्ट है आपका रविंद्रनाथ टैगोर, 90 है ना, 90। रविंद्रनाथ टैगोर वाज बॉर्न ऑन, तो कब बॉर्न हुए, 7 मई 1861, ओके, 1861 में, 7 मई 1861 में रविन्द्रनाथ टैगोर बॉर्न हुए, इनका गीतांजलि है। एंड नेक्स्ट आपको है आपका 91, नज़ीम एज़ेकल इज़ पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ। ये फादर माने जाते हैं किसके, रोमांटिक इंडियन पोइट्री के, ये एक इंडियन पोइट है ना, तो रोमांटिक पोइट्री के, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन पोइट्री, या फिर इंडियन रेनेसा लिटरेचर, या फिर इंडियन फ्रीडम पोइट्री। तो ये जो नज़ीम एज़ेकल हैं ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन पोइट्री के फादर माने जाते हैं, यानी कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, ठीक है। सो बी इज़ द राइट आंसर। आपको इनकी पोएम पढ़नी है, स्कॉर्पियन की जो कहानी है, वो जो पोएम है कि एक मतलब एक बिच्छू आता है रात को, है ना, और वो इनकी मदर को काट लेता है, फिर 20 घंटे तक उन पर जहर का असर रहता है। 20 घंटे के बाद वो जहर उतर जाता है, फिर उनकी माँ जो है क्या बोलती हैं, तो वो कहती हैं थैंक्स गॉड कि तुमने मेरे बच्चों को छोड़ दिया और इस बिच्छू ने मुझे काटा। तो इस तरीके की उसमें माँ का जो सेल्फलेस लव है अपने बच्चों के प्रति, ये इसमें थीम उन्होंने दिखाई है अपनी पोइम में, स्कॉर्पियन के अंदर, ठीक है, बड़ी फेमस पोइम है इनकी। और नेक्स्ट है यहाँ पर 92, कमला, है ना, कमला दास वाज बोर्न ऑन 31 1934 एट तिरुवनंतपुरम मालाबार डिस्ट्रिक्ट केरला कोचीन मदुरई, ठीक है। तो जो कमला दास हैं वो मालाबार में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनकी पोइम है आपके सिलेबस में इंट्रोडक्शन, ठीक है, मैंने बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ाई है। उसमें ये खुद कहती हैं कि आई वॉज वेरी ब्राउन बोर्न इन मालाबार, ठीक है। तो पहले ही जो स्टेंजा है उसमें ये अपना इंट्रोडक्शन दे देती हैं, बता देती हैं कि मेरा कलर बहुत ब्राउन है, एंड मैं मालाबार में पैदा हुई हूँ, एंड आई स्पीक 3 लैंग्वेज, और मैं 3 लैंग्वेज बोलती हूँ, ठीक है। मतलब 3 लैंग्वेज में जानती हूँ, 2 में मैं लिखती हूँ और 1 में मैं ड्रीम करती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके की लाइन से ये पोइम इनकी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है आपका 93, ए के रामानुजम वाज बोर्न इन, ठीक है। सो ए के रामानुजम की आपकी पोइम है ऑब्जेचुअली, आप मरण लेख जो होता है, जैसे मरने के बाद जब आप अखबार में निकलवा देते हो ना उठावनी, एक कॉलम देते हैं कि उठावनी फला फला डेट को आपको आ जाना, इन ये जो मरे हुए जो जो भी व्यक्ति मरता है उसके लिए, तो वो इनकी पोइम है ना, और मैसूर में इनका जन्म हुआ था, इंडियन पोइट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 94, वेयर वॉज डेरेक वॉलकॉट बॉर्न। डेरेक वॉलकॉट का जन्म कहाँ हुआ था, पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडेड, कैस्टी, सेंट लूसिया, किंगस्टन जमाइका, है ना, ब्रिजिड टाउन, बारबाडोस, ये यहाँ पे कैस्ट्री, सेंट लुइस लूसिया, यहाँ पर इनका जन्म हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है 95, इन द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ 1606 व्हाट फेमस लाइन डू द विचेस चैंट इन द ओपनिंग सीन, ठीक है। तो आपकी जो ट्रेजेडी है मैकबेथ 1606 में, मतलब आपका जो विलियम शेक्सपियर उनकी आपके 3 प्ले आपके सिलेबस में है, मैकबेथ, है ना, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट। तो ये आपका मैकबेथ एक ट्रेजेडी है, जहाँ जहाँ पर ओपनिंग जो सीन है इस प्ले का, वहाँ पे कुछ है ना विचेस दिखाई जाती हैं, तो वो क्या बोलती हैं ओपनिंग लाइन में, ये आपको बताना है, ठीक है। उनकी ओपनिंग लाइन है, डबल 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 टोइल एंड ट्रबल, फेयर इज़ फोल एंड फेल फोल इज़ फेयर, आउट आउट ब्रीफ कैंडल लुक लाइक इनोसेंट फ्लावर।
सो कौन सी लाइन वो बोलती हैं, ठीक है। सो इस प्ले की ओपनिंग लाइन है फेयर इज़ फॉल एंड फॉल इज़ फेयर, ये विचेस बोलती हैं, ठीक है। एंड इसमें फिर एक फिगर ऑफ स्पीच भी है जो आती है एग्जाम के अंदर, कैसमस करके, है ना। फेयर इज़ फॉल एंड फॉल इज़ फेयर में कैसमस फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट है आपका 96 इन ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल, ठीक है। ट्वेल्थ नाइट इसका टाइटल है और इस प्ले का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं कि सब टाइटल, व्हाट यू विल। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो ट्वेल्थ नाइट है विलियम शेक्सपियर का, उसका सब टाइटल क्या है। सो व्हाट यू विल ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड विच करेक्टर ओपन द प्ले विद द फेमस लाइन इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ठीक है। सो ये इस प्ले की ओपनिंग लाइन है, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ठीक है। तो इस लाइन को बोलने वाला कौन है, ठीक है, ये बताना है कौन सा करेक्टर बोलता है। वाइला, ऑर्सिनो, ओलिविया, मालवोलियो से ऑर्सिनो बोलता है, ठीक है। आपको पता है ये जो कहानी है ये दो ट्विंस की कहानी है जिसमें सेबेस्टियन और वाइला दो ट्विंस हैं जो कि शिपरेक की दुर्घटना होती है उसमें ये सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। तो ये वाइला है ये ऑर्सिनो के कोर्ट में आ जाती है एंड इसका जो भाई है सेबेस्टियन वो इससे अलग हो जाता है ना। ओलिविया यहाँ की रानी है एक तरह से, और है ना, और एक मालवोलियो है जो इसका स्टीवर्ड है ओलिविया का। तो ये कुछ करेक्टर हैं इस प्ले में और बहुत ही फेमस कॉमेडी है ये विलियम शेक्सपियर की। नेक्स्ट है 97 इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596 वाई इज एंटोनियस सैड इन द ओपनिंग सीन, ठीक है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर की बहुत ही फेमस ट्रेजी कॉमेडी है। इसमें एक एंटोनियो करेक्टर है जो प्ले की शुरुआत में ही आपको मतलब सैड दिखाई देता है। तो उससे उसके जो फ्रेंड है वो पूछते हैं कि वाई आर यू सो सैड, कि तुम इतने दुखी क्यों हो। तो ये कहता है कि मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं इतना दुखी क्यों हूँ। तो वो कहता है कि शायद मेरा नेचर ही ऐसा है। सो वो बोलता है ही डज नॉट नो वाई ही फील सैड, सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 98 बेन जॉनसन वॉज बोर्न इन विच ईयर, किस ईयर में बेन जॉनसन का जन्म हुआ था आपको बताना है, ठीक है। सो इन ये ऑप्शंस हैं आपके, ठीक है। कब हुआ था आपको बताना है। सो 1572 में ये जन्म हुआ था एंड विलियम शेक्सपियर के कॉन्टेम्परेरी पोइट हैं ये बेन जॉनसन। और इनका जो वर्क है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ना है। 99 है व्हेन एंड वेयर वॉज जॉन ड्राइडन बॉर्न, ठीक है। कब और कहाँ, कहाँ भी पूछा है और कब भी पूछा है। जॉन ड्राइडन का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो ये यहाँ पे ईयर दे रखी है 1630 लंदन, 1631 एल्विंकल एंड वेस्टमिनिस्टर, या फिर यहाँ पर। तो ये आपका आपको ध्यान रखना है कि इनका जो जन्म है वो 1631 में हुआ था। जब मैंने आपको कैनोनाइजेशन कराई थी, है ना, जॉन डन की पोइम पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि जो जॉन डन है उनकी डेथ हो गई थी 1631 में, है ना। और कैनोनाइजेशन उनकी डेथ के 2 साल बाद पब्लिश हुई थी, ठीक है। और 31 में जब जॉन डन मरे थे और ये जो हैं ये बॉर्न हुए थे ड्राइडन। तो ऐसे आप किस इंटर रिलेट करके एक दूसरे से ऐसे याद करके रखा करो ईयर को, ऐसे तो याद रहती नहीं है इतनी सारी ईयर। 100 है क्वेश्चन नंबर व्हेन एंड वेयर, यहाँ पे भी व्हेन एंड वेयर आ गया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बॉर्न, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में पूछा है कि ये कब बॉर्न हुए थे, कहाँ बॉर्न हुए थे, ठीक है। सो 26 जुलाई 1856 डबलिन, डबलिन में इनका जन्म हुआ है 1856 में, ठीक है, डबलिन। सो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भी बहुत फेमस राइटर हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। व्हेन एंड वेयर वॉज जॉन गाल्सवर्दी बॉर्न, ठीक है। जॉन गाल्सवर्दी आपके टीजीटी सिलेबस में भी हैं, ठीक है। इनका जन्म हुआ था आपका 14 अगस्त, है ना, 1867 किंगस्टन में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। सो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था एंड 15 अगस्त से एक दिन पहले, ऐसे ध्यान रखा करो। नेक्स्ट है यहाँ पे 102 व्हेन एंड वेयर वॉज हैरोल्ड पिंटर बॉर्न। हैरोल्ड पिंटर आपका बर्थडे पार्टी है ना, बर्थडे पार्टी के राइटर हैं। और इनका जन्म कब हुआ था। सो 10 अक्टूबर 1930 हैकनी ईस्ट लंदन यूके, ठीक है। सो फर्स्ट वाला ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर है 103 व्हेन वॉज यूजीन ओनेल वॉर्न, ये कब वॉर्न हुए थे। 103 बताना है आपको, ठीक है। सो 1893, 1893 सॉरी 1888 में हुए थे, ठीक है, 1888। एंड नेक्स्ट है आपका व्हेन वॉज आर्थर मिलर, आर्थर मिलर कब बॉर्न हुए हैं आपके। सो 19 मई, ये 19 मई,
नेक्स्ट है वैन, सॉरी, नेक्स्ट है वैन वॉज आर्थर मिलर बॉर्न, ठीक है। सो अक्टूबर 17 1915, ठीक है, 17 अक्टूबर 1915 को ये बॉर्न हुए थे। एंड इनका प्ले है ऑल माई सन, आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है 105, वैन वॉज गिरीश कर्नाड बॉर्न, गिरीश कर्नाड कब पैदा हुए हैं? 19 मई, है ना, 19 मई 1938 को, 1938 को, ठीक है। हे वंदना इनका है प्ले है। नेक्स्ट है 106, फ्रांसिस बेकन इज़ पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ, फ्रांसिस बेकन आपको पता है किसके फादर माने जाते हैं? रोमांटिसिज्म, एम्पायरिसिज्म, ट्रेजेडी और मॉडर्न ड्रामा। सो एम्पायरिसिज्म, ठीक है। एम्पायरिसिज्म क्या होता है? एम्पायरिसिज्म का मतलब होता है ऑल द नॉलेज, जो हमारे आसपास जो भी नॉलेज है उसको आप ऐसे ही बिलीव ना करो, पहले आप उसको देखो, खुद एक्सपीरियंस करो, एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप डिसाइड करो, है ना, कि वो है। जैसे किसी ने कह दिया कि सूरज जो है आपका पश्चिम मतलब ईस्ट से निकलता है, ठीक है, तो आप ऐसे नहीं है कि आपने किसी ने कह दिया तो आपने मान लिया। आप बाहर निकलो, अपनी बालकनी में जाओ और देखो कि बाकी में सूरज, सुबह आप उठे तो सूरज किधर से निकला, ठीक है। तो अगर इससे निकला तो आप कंफर्म हो गया ये चीज़, तो इस चीज़ पर ये बिलीव करते थे, ठीक है। तो ये होता है एम्पायरिसिज्म के, यानी कि बस वो ये करके देखना, किसी भी चीज़ को आप खुद अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप देखो तब आप मानो, किसी की भी चीज़ को मतलब सुनी सुनाई बात को नहीं मानना है। 107 है जोसेफ एडिशन वॉज बॉर्न इन, ये जोसेफ एडिशन आपके कहाँ पैदा हुए हैं? 107, ठीक है। सो मिल्सटन विल्सायर, ओके, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे है आपका सर रिचर्ड स्टील वॉज बैप्टाइज ऑन विच डेट, रिचर्ड स्टील का बैप्टाइजेशन कब हुआ था ये आपको बताना है। सो 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1672। नेक्स्ट है आपका 109, चार्ल्स लैम, चार्ल्स लैम इज़ पॉपुलरली नोन एज, ठीक है। तो चार्ल्स लैम किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं आपको बताना है। सो आपको पता है कि चार्ल्स लैम भी क्या है? एसेइस्ट हैं, ठीक है। जो फ्रांसिस बेकन है वो आपके फादर हैं इंग्लिश ऐसे के, क्योंकि जो इंग्लिश ऐसे है ना हमारा, ये फ्रेंच की जानर है, वहाँ से इंग्लिश में लाने का जो श्रेय है वो फ्रांसिस बेकन को जाता है, इसलिए उनको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे के रूप में हम जानते हैं। और प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे के रूप में हम चार्ल्स लैम को जानते हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस्ट। नेक्स्ट है आपका 110, एडवर्ड वरेल लूका लूकास वाज बोर्न इन विच ईयर, सो यहाँ पे लूका कब पैदा हुए थे ये आपको बताना। 110, ठीक है। सो 1868, 1868 में ये वॉर्न हुए हैं। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे 111, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर वॉज बोर्न इन विच ईयर, इनकी ईयर क्या है? ये 1865 में है, ठीक है, 1865। नेक्स्ट है आपका 112, व्हेन वाज बर्ट्रैंड रसेल अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, इनको नोबेल प्राइज किस ईयर में मिला था आपको बताना है, ठीक है। सो 1950, 1950 में। वेयर वॉज महात्मा गांधी बॉर्न, महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए थे? राजकोट, पोरबंदर, भावनगर, अहमदाबाद। सो पोरबंदर, पोरबंदर में ये पैदा हुए थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल बाई सॉमरसेट मॉगम इज कंसिडर्ड सेमी ऑटोबायोग्राफिकल एंड बेस्ड ऑन हिज ओन एक्सपीरियंस एज ए मेडिकल स्टूडेंट। सो कौन सा नोवेल है ये इनका जो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल की कैटेगरी में है? द मून एंड सिक्स पेंस ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, केक एंड एल, द रोजर एज ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, ठीक है। ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल है। सेम ये कौन है? सोमरसेट मॉगम, ठीक है। और आपके में लॉन्चियन आपके सिलेबस में है, वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका कैथरीन मैन्सफील्ड वॉज बॉर्न विद विच नेम, ठीक है। इनका जो है कैथरीन मैन्सफील्ड का असली नाम क्या था? तो इनकी शॉर्ट स्टोरी आपके सिलेबस में द फ्लाई, जो मैंने पढ़ा दी, इसके एमसीक्यूज मैंने करा दिए हैं, द फ्लाई, ठीक है। तो इनका जो नाम है असली नाम वो है कैथलीन मैन्सफील्ड, ठीक है, ब्यूकैम। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे हेनरी फील्डिंग, हेनरी फील्डिंग इज़ बेस्ट रिमेंबर्ड एज, किस रूप में इनको याद किया जाता है हेनरी फील्डिंग को? सो एज द फाउंडर ऑफ इंग्लिश नोवेल, ठीक है, इंग्लिश नोवेल के फाउंडर के रूप में किसको जाना जाता है? हेनरी फील्डिंग, जिनका वर्क है जोसेफ एंड्रयूज, ओके।
नेक्स्ट है यहाँ पर 117, व्हेन वाज चार्ल्स डिकेंस बॉर्न। चार्ल्स डिकेंस कब पैदा हुए थे? तो आपको पता है ये विक्टोरियन नोवेलिस्ट हैं एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशन आपको पढ़ना है इनका। 7 फरवरी 1812, ठीक है, इनका जन्म हुआ था 7 फरवरी 1812 में। एंड नेक्स्ट है आपका जॉर्ज ऑरवेल वाज बोर्न इन विच प्लेस। तो जॉर्ज ऑरवेल का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि ये आपका जो इनका प्लेस है वो इंडिया के कॉन्टेस्ट में है, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, इनका प्लेस आ सकता है, ठीक है। नहीं ऐसे तो सबकी डेट याद नहीं रहती है ना, तो जन्म और जो फेमस राइटर होते हैं उनकी डेट याद रखना, जन्म वाली और डेथ वाली, बाकी जो माइनर है उनका तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये मोतीहारी जो आपका बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, जो इंडिया ये चंपारण जो बिहार में है वहाँ पर एक जगह थी ना मोतीहारी, वहाँ पर इनका जो है जन्म हुआ था। तो इंडिया के कॉन्टेस्ट में मतलब पूछा जा सकता है क्योंकि इनका जन्म इंडिया में हुआ है, ठीक है, और ब्रिटिश राइटर हैं। नेक्स्ट है 119, विलियम गोल्डिंग वॉन द नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर। विलियम गोल्डिंग को भी नोबल प्राइज़ मिला था, आपको पता है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के राइटर हैं ये, ठीक है। इन कौन सी ईयर में मिला है? सो 1983, 1983 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। और लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इन्होंने लिखा है जो कि बहुत ही फेमस एलेगरी है। 120, अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन विच ईयर। सो अर्नेस्ट हेमिंगवे को नोबेल प्राइज़ किस ईयर में मिला है आपको बताना है। सो आपको पता है 1954, ठीक है, 1954 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। इनका फेमस नोबल है आपके सिलेबस में द ओल्ड मैन एंड द सी, जिसके एमसीक्यूज मैंने कराए हुए हैं, ठीक है। और उससे क्वेश्चन आते हैं कि वो कौन सा फिशरमैन है, कौन सी फ़िश पकड़ता है, ठीक है, कौन सा, और उसके कैरेक्टर आते हैं जैसे मैनोलिन वगैरह के बारे में पूछा जाता है ना, कितनी दिन तक उसको फ़िश नहीं मिलती है, फिर कौन सी फ़िश वो खाता है, टूना फ़िश खाता है एक, ठीक है। फ़िश की लंबाई पूछी जा सकती है कि वो 18 फीट लॉन्ग है, ठीक है, 84 डेज तक इसको कोई फ़िश नहीं मिलती है। तो बड़ा ही फेमस नोबल है अर्नेस्ट हेमिंगवे का, ठीक है। और ये आपके जो क्वेश्चंस मैंने अभी कराए हैं 120, उसकी ये आपकी लिस्ट है यहाँ पर, ठीक है। ये आपके 120 क्वेश्चंस की लिस्ट हो गई, ठीक है। सो गाइज ये था प्रैक्टिस सेट 1। आई होप यू लाइक दी सेशन। इफ़ यू लाइक माई सेशन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू सो मच।